नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। आज से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए। इसे आप चुनावी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कह सकते हैं। लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति नया मोड़ लेती दिखाई दे रही है। कैसे? वजह है बदायूं में 2 मासूमों की हत्या। बाबा कॉलोनी में मंगलवार रात करीब 8 बजे ठेकेदार विनोद ठाकुर के 2 बेटों 13 साल के आयुष और 6 साल के अहान की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या 2 सगे भाइयों जावेद और साजिद पर इसका आरोप लगा। आरोप है कि साजिद ने ही बच्चों की गला काटकर हत्या की। इस हत्या के बाद बदायूं में लोगों का गुस्सा भड़का तो लोगों ने कुछ दुकानों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन धार्मिक भावनाएं भड़काने से पहले ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। एक आरोपी एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस को दूसरे को गिरफ्तार कर लिया। अब बदायूं में हालात भले ही काबू में है, लेकिन इस पर राजनीति बेकाबू हो चुकी है। इसकी शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। बदायूं में डबल मर्डर को लेकर अखिलेश ने पहले पुलिस प्रशासन की नाकामी बताया, फिर इसे बीजेपी की मंशा से जोड़ दिया। बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। दोनों तरफ से क्या क्या कहा गया, मैं आपको वो दिखाता हूं। कानून व्यवस्था वाला विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? तो ये पूरे प्रशासन की नाकामी है, और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं दंगा कराना चाहती है बीजेपी, तभी चुनाव जीतना। दंगा कराना समाजवादी पार्टी का कार्य है। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर का दंगा, मथुरा का राम वृक्ष दंगा, तो दंगों वाली सरकार तो समाजवादी पार्टी थी। हमारी सरकार को 10 साल केंद्र में और लगभग 8 साल प्रदेश में हो गए, एक भी दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं कराया है। देखिए, संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी के सांसद हैं। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया उस पर संघमित्रा ने अपनी पार्टी का बचाव किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बदायूं की घटना का चुनावी लाभ लेना चाहती है, तो संघमित्रा मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी को दंगे करवाने वाली पार्टी बता दिया। एक आपराधिक वारदात पर इस तरह की बयानबाजी का मतलब क्या है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति नया रंग घोलने की कोशिश हो रही है? अब मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर समाजवादी पार्टी की एक पोस्ट दिखाता हूं। इसमें लिखा क्या है? इसमें यह लिखा है कि बीजेपी यूपी में दंगा फसाद सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा रही है। इसका परिणाम बदायूं की घटना है। बीजेपी जब जनता के असल मुद्दों से हार चुकी है तो धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई ही बीजेपी का आखिरी हथियार बचा है। यह एक्स पर, समाजवादी पार्टी के एक्स पर लिखा गया है। तो अब देखिए, लोकसभा चुनाव सर पर है और समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, उनकी अगर राजनीति की हम बात करें तो राजनीति इसी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है और उनकी बातों के सियासी मायने भी तलाशे जाए। वैसे भी मारे गए मासूम और हत्या के आरोपी दोनों का ताल्लुक 2 समुदायों से है। इसलिए सवाल यह है कि क्या इस मामले को अलग रंग देने की कोशिश है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें किसका फायदा है? हम इन सवालों तक भी पहुंचेंगे। लेकिन पहले आपको बदायूं लोकसभा सीट के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बदायूं लोकसभा सीट 1996 से 2014 तक समाजवादी पार्टी के पास रही। 2014 में मोदी लहर के बावजूद यहां से समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव की जीत हुई। लेकिन 2019 में संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को हराकर यहां बीजेपी का झंडा लहरा दिया। यह बदायूं की तस्वीर है। यहां की लोकसभा सीट भले ही बीजेपी के पास है, लेकिन समाजवादी पार्टी कम बैक की कोशिश कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव यहां से अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव को चुनाव लड़वा रहे हैं। बदायूं की घटना को लेकर शिवपाल क्या कह रहे हैं, यह भी आप सुनिए। बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है, तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था। ये
पुलिस तो गुत्थे सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मामले पर सियासत हावी हो चुकी है। इसकी वजह भी समझी जा सकती है। इसके लिए बदायूं लोकसभा सीट को बड़े कैनवस पर देखना होगा, क्योंकि यह उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है जहां लोकसभा की 27 सीट है। बढ़ने से पहले आपको इन सीटों का जातीय समीकरण भी दिखा देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर करीब 27% है। मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। 17% के आसपास जाट वोटर है। दलित वोटर करीब 25% है। यादव वोटर करीब 7% है। गुर्जर करीब 4% और राजपूत करीब 8% है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण है। यहां मुस्लिम, जाट और दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है, लेकिन मुस्लिमों के वोट समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच बढ़ते रहे हैं। हालांकि यह समझना मुश्किल नहीं है कि अगर मुस्लिम वोट एक पार्टी के साथ हो जाए तो उसका पलड़ा भारी हो सकता है। यही बात बाकी वोटर्स के लिए भी कही जा सकती है, यानी वही ध्रुवीकरण जिसका इल्जाम सारी पार्टियां अपने विरोधियों पर लगाती रही हैं। 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा हो भी चुका है। यह इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कैसे हुआ था, क्या हुआ था। वो साल था 2013। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा मारपीट में बदला और एक आदमी की मौत हो गई। मरने वाले का नाम था शाहनवाज। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने मलिकपुरा गांव के सचिन और गौरव की बीच चौराहे पर पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद मुजफ्फरनगर में दंगे भड़क उठे। लाठी, डंडों और हथियारों से लैस लोगों की भीड़ ने हिंसा शुरू कर दी और देखते ही देखते मुजफ्फरनगर सुलग उठा। 27 अगस्त 2013 से 17 सितंबर 2013 तक चले इस दंगे में 62 लोगों की मौत हुई। जब दंगे थमे तब धरपकड़ शुरू हुई और 6000 से अधिक केस दर्ज किए गए। कुछ आरोपियों को सजा हुई, कुछ जुर्माना देकर छूटे और कुछ बरी कर दिए गए। इसका असर दिखा सियासत पर। मुजफ्फरनगर कांड ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल दी। पश्चिमी यूपी के चुनावों में पहले जाट और मुस्लिम समीकरण राजनीतिक दलों का भविष्य तय करते थे, लेकिन मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के बाद दोनों समुदायों के वोटरों ने अलग अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। तब भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर खूब आवाज उठाई थी। तुष्टीकरण के आरोप लगाकर उस समय की अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। और इसके बाद 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसका असर नतीजों पर भी नजर आया। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 27 में से 24 सीट जीत ली थी। हालांकि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन कर लिया और बीजेपी को 5 लोकसभा सीट का नुकसान उठाना पड़ा था। 2019 की अगर बात करें, सवाल यह है कि क्या पश्चिमी यूपी में एक बार फिर वैसा करने की कोशिश हो रही है जैसा 2014 में हुआ था? क्या वोटर को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही है, जो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं? जब आप नेताओं के बयान सुनेंगे तो बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक बार वो सुनवा दूं। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। अल्पसंख्यक बंधुओं के लड़कों ने उन बच्चों को बुलाकर किस तरीके से गला रेत दिया। समाजवादी पार्टी के लोग ही ये आतंक फैला रहे हैं। वो ये माहौल बना रहे हैं कि किसी तरीके से ये वोट हमारे पक्ष में आ जाए। तो इन्हें समाजवादी पार्टी को कहना चाहिए गलत काम हो रहा है भाई। जी हां, विरोधियों को घेरना और इशारों इशारों में अपनी बात कह जाना राजनेताओं की यही खूबी होती है। ध्रुवीकरण की बात किसी ने अब तक खुलकर नहीं कही है, कोई कहता भी नहीं है, लेकिन यह सियासत का ध्रुव सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। और हमने, आपने, सबने इसके कई उदाहरण भी देखे। सवाल यह है कि क्या बदायूं में हुई 2 मासूमों की हत्या के बाद हालात को उसी तरफ नहीं धकेला जा रहा? फैसला आपको करना है। खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां की राजनीति में आज नया डेवलपमेंट हुआ। 2015 में आरजेडी से अलग होकर जन अधिकार पार्टी बनाने वाले पप्पू यादव आज कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव बिहार के साथ साथ देश की सियासत में भी बड़ा नाम है। उन्हें माना जाता है कि उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद बिहार की कुछ सीटों पर इसका असर भी पड़ सकता है। पप्पू यादव 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। पहली बार 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने थे। 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़े और खुद के जनाधार की वजह से चुनाव जीता। इसके बाद 1999 में फिर से निर्दलीय चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। 2004 का लोकसभा चुनाव इन्होंने आरजेडी के टिकट पर मधेपुरा लोकसभा सीट से लड़ा और जीत दर्ज की, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से मधेपुरा से खड़े हुए और जीत दर्ज की। यह ऐसा दौर था
जब बिहार के साथ साथ देश भर में मोदी लहर चल रही थी। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के अलग अलग लड़ने से पप्पू यादव को फायदा भी मिला था। इसके अलावा 2019 का लोकसभा चुनाव पप्पू यादव मधेपुरा से हार गए थे। तब पहली बार वो अपनी खुद की पार्टी के सिंबल पर मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे थे और जेडीयू के प्रत्याशी ने उन्हें हरा दिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब तब पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव में 1 लाख से भी कम वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। मतलब कांग्रेस और पप्पू यादव दोनों को इस लोकसभा चुनाव में एक दूसरे की जरूरत थी और यही जरूरत दोनों को एक मंच पर ले आई। पप्पू यादव इन दिनों पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और पिछले दिनों जब पूर्णिया में पप्पू यादव ने जनसभा की थी, उसी जनसभा में उन्होंने इशारा कर दिया था कि वो कांग्रेस के संपर्क में है। वैसे भी कांग्रेस पप्पू यादव के लिए अजनबी नहीं है। वो कैसे? देखिए, पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की ही नेता है। पहले सुपौल से सांसद हुआ करती थी और 2019 का लोकसभा चुनाव हारी तो कांग्रेस ने राज्यसभा के रास्ते उन्हें संसद में पहुंचा दिया। कांग्रेस को उम्मीद है कि पप्पू यादव के सहारे वो बिहार की कुछ सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का गेम बिगाड़ सकती है। अब आप ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कांग्रेस पप्पू यादव के आने से कितनी उत्साहित है। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के नेताओं का हंसता मुस्कुराता चेहरा बताता है कि बिहार के सीमांचल की कुछ सीटों पर उम्मीद की किरण जग गई है। पप्पू यादव न सिर्फ कांग्रेस में शामिल हुए बल्कि 8 साल पहले जिस जन अधिकार पार्टी को उन्होंने बनाया था उसका विलय भी कांग्रेस में कर दिया। दलील ये दी कि पहले भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ थे और फिर से उसी विचारधारा के साथ खड़े हो गए हैं। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति आदरणीय राहुल गांधी जी और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं आदरणीय प्रियंका जी, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। पप्पू यादव कांग्रेस में आए तो फौरन राहुल गांधी के प्रति सियासी समर्पण भी दिखा दिया। कुछ मिनटों के भीतर सोशल मीडिया पर लिख दिया, आज से आजीवन कांग्रेस के साथ। देश के भविष्य राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना लक्ष्य। युवा, किसान, महिला, वंचित समाज को न्याय दिलाना संकल्प। कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले वैसे तो हर दिन बिहार में कोई ना कोई राजनीतिक घटना हो रही है और पप्पू यादव का कांग्रेस में शामिल होना इसी का नया अध्याय है। पप्पू यादव को कांग्रेस बिहार का इतना बड़ा नेता मानती है कि उन्हें शामिल कराते वक्त पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि ये कोई साधारण विलय नहीं बल्कि ऐतिहासिक विलय है। ये विलय कोई साधारण विलय नहीं है, ये एक ऐतिहासिक विलय है। पप्पू यादव कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इसके संकेत मंगलवार से ही मिलने लगे थे। शाम ढलते ही पटना में राबड़ी आवास पर लालू यादव और तेजस्वी यादव से पप्पू यादव ने मुलाकात की और पूर्णिया लोकसभा सीट का जिक्र कर ये भी मैसेज दे दिया कि इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से ही लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मेरी लाइफ लाइन है पूर्णिया और मेरा खून है। पप्पू यादव को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस भले ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कहे, लेकिन मौजूदा वक्त में वो ऐसी स्थिति में खड़ी है जहां महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ। उधर बीजेपी का दावा है कांग्रेस चाहे जिसे साथ ले आए 40 की 40 सीट एनडीए ही जीतेगी। महागठबंधन के लोग नेचुरल अलायंस नहीं है और इन लोगों के अपने अपने हिडन एजेंडा है, अपना अपना स्वार्थ है। भ्रष्टाचार युक्त वंशवादी परिवारवादी लोग जब निगेटिव एजेंडा लेके चलेगा तो इनका स्वार्थ की टकराहट में सीट का बंटवारा क्लियर नहीं होगा। पप्पू यादव कांग्रेस में आए लेकिन अपने साथ एक बड़ा सवाल भी ले आए। उनके आने से बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी या आपसी कलह का नया चैप्टर खुलेगा,
क्योंकि जब पप्पू यादव कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश मौजूद थे, कांग्रेस के सीएलपी नेता शकील खान थे, लेकिन बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह वहां मौजूद नहीं थे। खास बात यह है कि अखिलेश प्रसाद सिंह आज दिल्ली में ही थे। यहाँ तक कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने सोशल मीडिया पर पप्पू यादव को लेकर कोई भी बात नहीं लिखी। अब माना यही जा रहा कि पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष नाराज हैं। देखिए, अगर अखिलेश प्रसाद सिंह पप्पू यादव को लेकर नाराज हैं, क्योंकि ना तो अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी और ना ही पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम लिया। अगर यह मनमुटाव ज्यादा बढ़ा तो वाकई ये बिहार में कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराने के पीछे किसकी अहम भूमिका रही। दरअसल पप्पू यादव को कांग्रेस में लाने के पीछे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी है। उन्होंने पहले पप्पू यादव से बात की और फिर महागठबंधन के बाकी दलों को भरोसे में लिया। इसी के बाद पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराने की पटकथा लिखी गई। मुझे यह भी पता चला है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से पहले खुश नहीं थे, लेकिन प्रियंका गांधी के दखल के बाद यह पेचीदगी भी दूर हो गई। यही वजह रही कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू यादव ने मंगलवार की शाम को लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने लालू यादव के परिवार से खुद का भावनात्मक रिश्ता भी जोड़ा था। बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। जब तक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल थे तब तक कांग्रेस और आरजेडी इस राज्य में खुद को बहुत ज्यादा मजबूत मान रही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले गए तो बिहार का राजनीतिक माहौल 360 डिग्री बदल गया। अब इंडिया गठबंधन एक एक सीट पर नए सिरे से काम कर रहा है और बिहार में ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने की रणनीति भी बना रहा है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर भी बहुत पेचीदगी है। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। ना तो एनडीए ने अभी तक तस्वीर साफ की है और ना ही इंडिया गठबंधन कोई फाइनल फैसला ले पाया है। हालांकि मुझे पता चला है कि इंडिया गठबंधन कल सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर देगा। इस औपचारिक ऐलान के लिए क्या फॉर्मूला तय किया गया है, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं। संभावित फॉर्मूले के हिसाब में 48 में से 23 लोकसभा सीट उद्धव गुट की शिवसेना को मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और जो बची हुई 6 सीटें हैं वो शरद पवार की एनसीपी के हिस्से में जा सकती हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से यह तय है कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी इस गठबंधन से लगभग बाहर हो गई है। देखिए, प्रकाश अंबेडकर बाबा भीमराव अंबेडकर के पोते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद ठीक ठाक है। वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में कम से कम इतने मजबूत तो हैं ही कि वो लोकसभा की कई सीटों पर खुद भले ना जीत पाए, लेकिन दूसरों का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। इसे आपको कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझाता हूं। देखिए, आंकड़े दिलचस्प हैं। 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो प्रकाश अंबेडकर ने 48 में से 47 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे। इसमें सांगली लोकसभा सीट ऐसी रही जहां इनकी पार्टी के प्रत्याशी को 3 लाख से भी ज्यादा वोट मिले। इसी तरह कोला लोकसभा सीट ऐसी थी जहां 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। इसी सीट से खुद प्रकाश अंबेडकर चुनाव लड़ते हैं और 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि 2004 से लगातार यहां से वो हारते भी आ रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीट ऐसी है जहां 2019 के चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 1 लाख से 1.5 लाख के बीच वोट मिले हैं। इसमें हिंगोली, बल्ढाना, सोलापुर और नांदेड़ का नाम भी शामिल है। इसी तरह से 5 लोकसभा सीट ऐसी भी है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 1 लाख से 1.5 लाख के बीच वोट मिले। इसमें परभानी, लातूर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और नासिक जैसी सीटें शामिल हैं। यानी महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां प्रकाश अंबेडकर का सीधा दखल है और यहां की जनता का एक बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा भी दिखाई देता है।
प्रकाश अंबेडकर की ताकत कांग्रेस भी समझती है। यही वजह है कि जब 17 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में समापन हुआ तो प्रकाश अंबेडकर को न सिर्फ मंच पर बैठाया गया बल्कि उन्हें बोलने के लिए माइक भी दिया गया था। महाराष्ट्र के लिए परिवारवाद के लिए खर्च करने के लिए तैयार, हम आपके साथ हैं। आम आदमी हो, डेमोक्रेसी सोशलाइजेशन हो, कैंडिडेचर का सोशलाइजेशन हो, ना ये हो किसी एक परिवार से, किसी एक कास्ट से ज्यादा लोकसभा के उम्मीदवार हो और हम उनके पीछे सिर्फ वोट बैंक बने। हम लोग वो बनने के लिए तैयार नहीं। देखिए, चुनावी राजनीति की एक और खासियत है कि यह जरूरी नहीं है कि जो चुनाव जीते वही मजबूत माना जाए, जो किसी को चुनाव हरवा दे वो भी काफी अहम होता है। और प्रकाश अंबेडकर फिलहाल इसी भूमिका में है। आपको कुछ और आंकड़े दिखाता हूं जो प्रकाश अंबेडकर को इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बनाती है। कैसे? 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने भले ही कोई लोकसभा सीट नहीं जीती, लेकिन 37 लाख से ज्यादा लोगों ने उन पर भरोसा जताया। उनकी पार्टी को 7% के करीब वोट मिले। इतने वोट किसी भी राज्य में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ इसी तरह की स्थिति विधानसभा चुनाव में रही। उनकी पार्टी 236 सीटों पर चुनाव लड़ी। इसमें से 25 लाख से ज्यादा वोट मिले जो 4.5% से ज्यादा रहे। लोकसभा सीटों की तरह ही विधानसभा की सीटों पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने मजबूत उम्मीदवारों का खेल भी बिगाड़ा था। इस बात की तस्दीक नतीजे करते हैं। इंडिया गठबंधन प्रकाश अंबेडकर को 4 लोकसभा सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन वो इससे ज्यादा सीट चाहते हैं। जब मुंबई में हो रही बैठकों में उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख दी। इसमें उन्होंने कांग्रेस को 7 सीटों पर समर्थन देने की बात कही। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे से उनकी बात नहीं बन पा रही है। वो कई बार आरोप लगा चुके हैं कि मीटिंग में उनकी बात नहीं सुनी जाती है। आने वाली चुनाव में जिन 7 सीटों पर वंचित का अगर सपोर्ट मिलता है, आप जीतते हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो वंचित को आप इतला कर दीजिए। वंचित उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तौर से तैयार है। अभी तक हमारे पास कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है। देखिए, प्रकाश अंबेडकर का यह बयान बताता है कि वो नाराज भले हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनके बने रहने की गुंजाइश अभी भी बची है। लेकिन सवाल यह है कि अंबेडकर के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टी अपने हिस्से की सीट छोड़ेगी। बात करते हैं वरुण गांधी की, जो बीजेपी के सांसद हैं। वरुण गांधी जिस पीलीभीत से सांसद हैं, वहां पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। आज से इस सीट के लिए नामांकन शुरू हो गए। 27 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व ने पीलीभीत को लेकर तस्वीर साफ नहीं की है। सिर्फ पीलीभीत ही नहीं, जिस सुल्तानपुर से वरुण गांधी की मां मेनका गांधी सांसद हैं, वहां से भी बीजेपी ने प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारा, यानी कुल मिलाकर 25 ऐसी सीटें हैं। वरुण और मेनका गांधी को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं इस वक्त हैं। पहली चर्चा यह है कि बीजेपी एक बार फिर इन दोनों नेताओं को टिकट दे देगी। दूसरी चर्चा यह है कि इन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जा सकता है, और एक चर्चा यह भी है कि सीट बदली जा सकती है। हालांकि जो भी अंतिम फैसला होगा वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ही होगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह फैसला लेगा। तमाम संभावनाओं और अटकलों के बीच आज वरुण गांधी ने नामांकन पत्र मंगवा लिया। उन्होंने अपने प्रतिनिधि से 4 सेट नामांकन पत्र मंगवा लिया है। वरुण गांधी सांसद हैं, ऐसे में उनका नामांकन पत्र मंगवाना कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा भी इसे माना जा सकता है। हालांकि उनका नामांकन पत्र खरीदना यह तो जरूर बताता है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इंतजार सिर्फ इस बात का कर रहे हैं कि दिल्ली में बैठा राष्ट्रीय नेतृत्व कब फैसला सुनाएगा, कब टिकट का ऐलान करेगा। इस बीच आज समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को पीलीभीत से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। यानी समाजवादी पार्टी के वरुण गांधी के संपर्क में रहने वाली जो खबरें सामने आ रही थी, जो चर्चाएं हो रही थी, सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हो रही थी, वो फिलहाल के लिए शांत हो गई है।